सीएम उद्धव ठाकरे पर विवादित बयान मामले में नारायण राणे गिरफ्तार। रत्नागिरी कोर्ट से नारायण राणे की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हुई थी और नारायण राणे को चिपलून से गिरफ्तार किया गया। राणे की गिरफ्तारी के आदेश नासिक पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जारी किया था। नारायण राणे के खिलाफ नासिक, रायगढ़ और पुणे में एफआईआर दर्ज की गई है। उद्धव ठाकरे पर दिए गए बयान पर भड़के शिव सैनिक और बीजेपी कार्यकर्ताओं में पत्थरबाजी हुई है। नारायण राणे के घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे शिव सैनिक। बीजेपी और शिव सैनिकों में झड़प भी हुई। पुलिस ने बीजेपी और शिवसेना के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर खदेड़ा। शिव सैनिकों ने आज महाराष्ट्र के 17 शहरों में नारायण राणे के खिलाफ प्रदर्शन किया। नासिक में बीजेपी कार्यालय पर पत्थरबाजी भी की गई। सांगली में राणे के पोस्टर पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने स्याही भी फेंकी, तो वहीं बैनर पोस्टर लेकर शिव सैनिकों ने नारायण राणे के खिलाफ नारेबाजी की। शिव सैनिकों के बीजेपी ऑफिस पर हमला करने को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने कड़ी निंदा की है। फडणवीस ने कहा कि सभी पुलिस कमिश्नर्स को अपने अपने इलाके में उन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए जिन्होंने बीजेपी दफ्तर पर हमला किया है। प्रदेश में कानून का राज होना चाहिए। राणे को गिरफ्तार करना गैर कानूनी। उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकती, पर महाराष्ट्र में आजकल कानून का राज नहीं दिखता। गैर कानूनी ढंग से अगर उन्हें अरेस्ट किया गया तब भी जन आशीर्वाद यात्रा चलेगी। अफगानिस्तान के ताजा हालात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच बातचीत हुई है और पीएम मोदी और पुतिन के बीच ये बातचीत करीब 45 मिनट हुई। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं ने इस दौरान अफगानिस्तान के ताजा हालात और दोनों देशों के सहयोग को लेकर चर्चा की है। अफगानिस्तान के काबुल में यूक्रेन के विमान के हाईजैक होने की खबर से हड़कंप मचा हुआ है। विमान में करीब 83 लोगों के सवार होने की खबर है। कहा यह जा रहा है कि अज्ञात लोग विमान को ईरान की तरफ लेकर गए थे और ये विमान अपने नागरिकों को निकालने के लिए काबुल आया था। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां काबुल से भारत पहुंची हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने खुद रिसीव किया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचकर खुद गुरु ग्रंथ साहिब की कॉपी ली है और अपने सिर पर गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर बाहर निकले। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां सिर पर उठाने का अखंड सौभाग्य मिला है। गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप अभी रिसीव किए और 46 हमारे 46 सिख भाई भी आए हैं इसमें। दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने काबुल से आए गुरु ग्रंथ साहिब की पावन प्रतियों को पालकी साहिब में स्थापित किया है। अफगानिस्तान से आई गुरु ग्रंथ साहिब की ये 3 प्रतियां दिल्ली के न्यू महावीर नगर गुरुद्वारे में रखी गई हैं। पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियों के साथ कुल 78 लोग भारत पहुंचे हैं। उनमें से भारतीय नागरिकों के अलावा 46 अफगान, सिख और हिंदू शामिल हैं। 78 लोगों को काबुल से नई दिल्ली एयर इंडिया के विशेष विमान से लाया गया है। प्लेन में बैठते ही भारतीय नागरिकों ने जो बोले सो निहाल के नारे लगाए। अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लेने के ऑपरेशन को देवी शक्ति का नाम दिया गया है। विदेश मंत्री ने ट्वीट करके जानकारी दी है। काबुल से भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बधाई दी। बोले कि ऑपरेशन देवी शक्ति लगातार जारी है। अफगानिस्तान में अब भी कई भारतीय फंसे हुए हैं और सभी भारतीयों को बाहर निकालने का काम लगातार जारी है। काबुल एयरपोर्ट पर अब भी हालात खराब हैं। हजारों लोग एयरपोर्ट पर बैठे हुए हैं। एयरपोर्ट का संचालन अमेरिका के हाथ में है। कल भी तालिबान की फायरिंग की खबर आई थी। तालिबान ने इस्लामिक हेरिटेज माने जाने वाले गजनी गेट को क्रेन से तोड़ा है। बताया जा रहा है कि गजनी गेट का निर्माण पिछली सरकार ने करवाया था। गजनी गेट का निर्माण इस्लामिक सभ्यता की शान को प्रदर्शित करने के लिए बनवाया गया था। लगातार तालिबान के संपर्क में है अमेरिका और 31 अगस्त तक ही सैनिकों को निकालने पर फोकस है। अमेरिकी एनएसए ने जानकारी दी है कि अमेरिका के कुल 5800 जवान काबुल एयरपोर्ट पर तैनात हैं और एयरपोर्ट अमेरिका के कंट्रोल में है। अमेरिका खुद के और मैत्री देशों के लोगों को निकाल रहा है। तालिबान ने नाटो देशों को अफगानिस्तान से बाहर जाने की डेडलाइन दे दी है और तालिबान ने कहा है कि 31 अगस्त तक अमेरिकी और ब्रिटेन की सेना निकल जाए, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। तालिबान की धमकी पर ब्रिटेन ने कहा कि डेडलाइन के बाद भी हम अपने और मित्र देशों के लोगों को निकालेंगे। अफगानिस्तान संकट पर आज G7 की बैठक होगी। ब्रिटेन के पीएम ने G7 की आपात बैठक बुलाई है। G7 के नेता वर्चुअल शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करेंगे और इस बैठक में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका और ब्रिटेन शामिल हैं। तालिबान पर कब्जे के बाद पाकिस्तान का असली चेहरा सामने आ गया है। पीओके में आतंकी संगठन जैश और लश्कर के आतंकियों ने निकाली रैली। अफगानिस्तान में तालिबान के लिए लड़ने गए आतंकी वापस लौटे हैं और एक दूसरे को गले लगाते हुए दिखाई दिए। आतंकियों के हाथ में तालिबानी झंडा भी नजर आया। वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जैश और लश्कर के सरगनाओं ने पीओके में रैलियों को संबोधित किया। नियंत्रण रेखा के बेहद करीब की ये रैली और पाक पत्रकारों ने बड़ा दावा किया है कि पाक पत्रकारों के मुताबिक तालिबान नेता मुल्ला बरादर और ISI चीफ फैज हमीद ने एक साथ नमाज पढ़ी है।
अफगानिस्तान की पॉप स्टार अरियाना सईद मौजूदा हालातों से काफी परेशान है और अरियाना सईद ने पाकिस्तान को हालात के लिए जिम्मेदार ठहराया है। अरियाना सईद ने कहा कि तालिबान के राज में महिलाओं का कोई भविष्य नहीं बचा है और हाल ही में अमेरिकी कार्गो विमान ने जान बचाकर अरियाना काबुल से भागी हैं। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। 2 से 3 आतंकियों की छिपी होने की खबर मिली थी। आतंकियों की तलाश में अब भी सर्च ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। एहतियातन सोपोर इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और वडगाम से बारामूला के बीच चलने वाली ट्रेन सेवा को भी सुरक्षा के लिहाज से रोक दिया गया है। पंजाब कांग्रेस में एक बार फिर घमासान छिड़ गया है। सिद्धू खेमा पंजाब में तख्ता पलट की तैयारी में है और सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ राज्य के 26 विधायक और 4 कैबिनेट मंत्री एकजुट हो गए हैं। खबर यहां पर यह मिल रही है कि कैप्टन विरोधी खेमा आलाकमान से मुलाकात करेगा और राज्य में सीएम बदलने की मांग होगी। और वहीं छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव का राजनीतिक मसला उलझा हुआ है। सुलझने की बजाय राहुल गांधी के घर चली 3 घंटे की बैठक में भी कुछ हाथ नहीं लगा है, कुछ भी नतीजा नहीं निकला और बगैर बात किए सीएम भूपेश बघेल निकले और काफी समय से आप देख रहे हैं कि बघेल और सिंहदेव में मतभेद चल रहा है जो कि अभी तक सुलझ नहीं पा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते पीएम मोदी की बड़ी बैठक। पीएम मोदी की इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय, कैबिनेट सचिव और नीति आयोग के अफसर शामिल हुए। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने पर चर्चा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अक्टूबर में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर और इस दौरान हर रोज 5 लाख केस आने की चेतावनी भी जारी की गई है। देश में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ी है। 24 घंटे में 25,467 कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि एक दिन में 354 लोगों की मौत हो गई और 39,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक होकर अपने घर लौटे हैं और अब एक्टिव केस घटकर 3,19,000 के पास पहुंचे। उत्तर प्रदेश में आज से खुले कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूल। सख्त कोविड नियमों के साथ लखनऊ के बच्चे स्कूल पहुंचे और 3-3 घंटों की शिफ्ट के साथ यूपी में 6ठी से स्कूल खोले गए हैं। 50% क्षमता के साथ ही स्कूल खोले गए हैं। स्कूल पहुंचे बच्चों को सैनिटाइज किया जा रहा है। बच्चों और स्कूल स्टाफ को मास्क लगाकर स्कूल आना अनिवार्य किया गया है। स्पेशल ट्रेन से 29 अगस्त को अयोध्या जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। रामलला के करेंगे दर्शन और निर्माण कार्यों का जायजा भी लेंगे। पूरा होने से पहले राष्ट्रपति कोविंद अयोध्या में अस्थायी टेंट में विराजमान रामलला के दर्शन भी करेंगे। जूनियर इंजीनियर रिजल्ट घोषित नहीं किए जाने को लेकर पटना में प्रदर्शन। हजारों की संख्या में परीक्षार्थियों ने मानव श्रृंखला बनाकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द परिणाम घोषित कर इंजीनियर्स की बहाली करे। गुजरात सरकार का मेडिकल ऑफिसर्स को रेजिडेंट डॉक्टर्स को तोहफा है और रेजिडेंट डॉक्टर्स की सैलरी 3,000 रुपए बढ़ी है और साथ ही सरकार ने मेडिकल अफसर्स की भी सैलरी बढ़ाई है। पिछले काफी समय से डॉक्टर सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे थे और स्ट्राइक पर भी थे। मध्य प्रदेश में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई को प्रतिबंधित करने की तैयारी में सरकार। मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने पीएफआई को प्रतिबंधित करने के लिए आवेदन दिया था। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि आवेदन को गृह विभाग को विचार के लिए भेजा गया है और जल्दी इस पर संज्ञान लिया जाएगा। गुरुग्राम में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पति पत्नी और 3 बच्चों पर तेज धारदार हथियार से हमला किया गया। मकान मालिक ने अपनी बहू समेत किराएदारों की हत्या की है और एक बच्ची की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। आरोपी ने थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया है। आरोपी ने सिलसिलेवार ढंग से वारदात की कहानी पुलिस को बताई है। हत्या के आरोपी मकान मालिक को बहू का किराएदार से अवैध संबंध का शक था, जिसके चलते ससुर ने अपनी बहू की हत्या के बाद किराएदार पति पत्नी और उनके बच्चों की भी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी मकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। आगरा में नकली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई। एक शख्स को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने शराब की जांच के लिए 2 शराब के ठेके सील भी कर दिए हैं और शुरुआती जांच में पुलिस ने जहरीली शराब से मौत की बात से इनकार किया है। जांच जारी है। भरूच में समंदर के किनारे युवक को कार चलाना महंगा पड़ा है। कार में समंदर का पानी भर गया और जिससे कि कार समंदर में ही फंस गई। स्थानीय लोगों ने युवक को कार से बाहर निकाला और बाल बाल बची है युवक की जान। लॉकडाउन में पुणे की एक महिला ने 30 पक्षियों को अपने घर में शरण दी है। चिड़ियों के लिए महिला ने अपने घर में खाने के इंतजाम के साथ ही झूले भी लगाए और अब ये सारे पक्षी महिला के किराए के घर को अपना मानते हैं और पक्षियों के लिए भी लॉकडाउन में दाने, पानी और आश्रय की किल्लत हो गई थी। टाइगर 3 के शूट से सलमान खान के बाद कैटरीना कैफ का फर्स्ट लुक सामने आया है। रूस पहुंचने के बाद सलमान कैटरीना ने फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है, जिसमें अब कैटरीना का लुक सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। रेड और ब्लैक कलर के स्वेटशर्ट में कैटरीना का बोल्ड लुक है और फिल्म की शूटिंग रूस के बाद तुर्की और ऑस्ट्रिया में होगी। मिशन इम्पॉसिबल 7 के सेट से टॉम क्रूज के स्टंट का वीडियो सामने आया है और वीडियो में ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होने का सीन शूट किया जा रहा है, जिसमें ट्रेन की पटरी टूटने से ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। सोशल मीडिया पर ये एक्शन वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। 20 मिनट के इस सीन के लिए 5 महीने की मेहनत से सेट तैयार किया गया है।
सलमान खान को एयरपोर्ट पर रोकना सीएसएफ के जवान को भारी पड़ा है। प्रोटोकॉल उल्लंघन के मामले में जवान का मोबाइल जब्त किया गया। सीएसएफ के जवान ने सलमान खान को मुंबई एयरपोर्ट पर उस वक्त चेकिंग के लिए रोका था जब सलमान खान टाइगर 3 की शूटिंग के लिए रूस रवाना हो रहे थे। तेजस एक्सप्रेस के लेट होने पर यात्रियों को मुआवजा देगी आईआरसीटीसी। शनिवार रविवार को 3 फेरों में तेजस एक्सप्रेस 2.5 घंटे लेट हुई है, जिसकी वजह से अब आईआरसीटीसी सभी यात्रियों को 250 रुपए का मुआवजा देगी और ऐसा पहली बार है जब आईआरसीटीसी सबसे ज्यादा हर्जाना भरेगी। 2035 यात्रियों को 4.5 लाख रुपए देगी। एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दामों में आई है मामूली गिरावट। तेल कंपनी ने पेट्रोल डीजल को 15-15 पैसे प्रति लीटर सस्ता किया है। 2 दिन पहले ही पेट्रोल डीजल के दाम में 20 पैसे की कटौती की गई थी। हालांकि अभी भी राजस्थान, दिल्ली समेत कई शहरों में तकरीबन 21 शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपए के पार हैं। हुंडई ने पेश की स्पोर्टी लुक वाली i20 N-Line। कंपनी ने आज कार की लुक से पर्दा उठाया है और अब जल्द ही इसे भारत के बाजार में उतारा जाएगा। कंपनी ने इसे बुक करने के लिए पोर्टल को खोल दिया है और 25,000 रुपए में आप i20 N-Line को बुक कर पाएंगे। कंपनी के अनुसार सितंबर में कार को मार्केट में उतारेंगे।